हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। साल भर में हमारे बहुत से एग्जाम, टेस्ट, यूनिट टेस्ट सब कुछ होता रहता है। उस दौरान हमें लगता है कि जो चैप्टर हमारा आ रहा है फटाफट उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि पढ़ तो हम पहले चुके होते हैं। तो आपकी इसी समस्या के लिए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें हम चैप्टर वाइज रिवाइज करें, यानी कि कंप्लीट चैप्टर विजन क्विक हम यहाँ पर फटाफट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों की लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि रिवीजन ही है। सबसे पहले है कि हमारी एक्सप्लेनेशन कहाँ पर देखें, क्वेश्चन आंसर्स कहाँ देखें, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे समझें। तो इन सभी समस्याओं का हल हमारे चैनल पर है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आइए और इन सभी समस्याओं से आप बिल्कुल छुटकारा पा जाइए। तो यहाँ पर आपकी समस्या ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। कुछ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए पे नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2 वीडियो देखोगे या 2 टॉपिक आपने देख लिए, उसके बाद तीसरा टॉपिक अगर आपको देखना है तो आपसे बोला जाए कि आपको ये पेमेंट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी वीडियो जितनी बार देखना चाहें, जहाँ देखना चाहें, जब देखना चाहें, 100% फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 12th के लिए, ये आपकी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ आपके लिए फ्री है। ज्ञान बट रहा है, बटोरते रहिए, आपको कोई भी बाधा का सामना नहीं करना है। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमने जैसे बताया कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि एक ही शॉट में हम फटाफट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इसको रिवीजन करने से पहले जो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा चुके हैं उसे आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। तो पहले इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस रिवीजन को देखिएगा। तो आज जो हम रिवीजन लेकर आए हैं वो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव। इलेक्टिव सिलेबस आपको पता है कि हमारा कोर और इलेक्टिव 2 चलते हैं। तो इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 हमारी गद्य खंड और काव्य खंड 2 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं ये गद्य खंड का चैप्टर है नंबर 5, गांधी, नेहरू और यसासेर अराफात। तो ये जो है 3 ये पार्ट लिखा है भीष्म साहनी जी ने। ये 3 व्यक्तित्व से वो किस तरीके से मिले, उनके व्यक्तित्व का क्या पहलू उन्होंने देखा, ये हमें इस पार्ट में उन्होंने बताया है। तो जो कुछ भी उनसे जब मिले, उन्होंने क्या क्या समझा, जाना, सभी कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है गांधी जी और सेवाग्राम। वो कैसे गए सेवाग्राम, वहाँ गांधी जी से कैसे मिले, उनका मुलाकात कैसे रही, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या क्या जाना, ये सभी कुछ। लेखक यानी कि भीष्म साहनी के भाई बलराज साहनी गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में रहते थे। वे वहां नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य करते थे। कौन? बलराज साहनी। पत्रिका थी नई तालीम, उसके सह संपादक थे। वर्ष 1938 में जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, उसी साल लेखक अपने भाई के पास कुछ दिनों के लिए समय व्यतीत करने के लिए सेवाग्राम गया। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकी, वहां से सेवाग्राम 5 मील दूर था। लेखक इक्के यानी तांगे में बैठकर देर रात को सेवाग्राम पहुंचा। दोनों भाइयों में देर रात तक बातें होती रही। अपने भाई से लेखक को पता चला कि गांधी जी प्रातः 7 बजे अपने क्वार्टर के सामने से घूमने निकलते हैं और जो भी उनके साथ जाना चाहे जा सकता है। लेखक उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करके अपने भाई के साथ चलने का आग्रह करते हैं। अब क्या हुआ, हमारे जो लेखक हैं जो भीष्म साहनी, वो उनके भाई बलराज साहनी जो सेवाग्राम में रहते थे उनके पास जाते हैं कुछ दिन के लिए। वहां पे भाई जब पहुंचते हैं तो रात हो जाती है। दोनों भाइयों में खूब वार्तालाप होती है। तो उसी वार्तालाप पे उनको पता चलता है कि डेली उनके क्वार्टर के सामने से गांधी जी टहलने के लिए निकलते हैं। तो अब उन्हें लगा कि भाई चलो हमको भी मिलना चाहिए। तो वो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सुबह मिलेंगे। तो वो रिक्वेस्ट जो है कहते हैं चलो अच्छा सुबह हम लोग उठ के मिलते हैं। फिर क्या होता है, बलराज के माध्यम से लेखक का गांधी जी से परिचय। अब उनके भाई बलराज साहनी के माध्यम से किस तरीके से वो गांधी जी से परिचित होते हैं भीष्म साहनी जी, यहाँ पर वो देखेंगे। तो क्या है, दूसरे दिन जब सुबह गांधी जी वहां से जा रहे थे तब लेखक अपने भाई को जगाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार किया।
दोनों भाई तेजी से कदम बढ़ाते हुए गांधी जी के पास पहुंच गए। बलराज भाई ने आगे बढ़कर लेखक का परिचय गांधी जी से कराते हुए कहा, यह मेरा भाई है और कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आया है। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए लेखक की ओर देखा और आगे चलने लगे। लेखक भी उनके साथ चलने लगे। उनके साथ डॉक्टर सुशीला नैयर तथा गांधी जी के सचिव महादेव देसाई भी थे। लेखक गांधी जी से बात करना चाहते थे, किंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे। अब क्या, दूसरे दिन दोनों भाई सुबह उठकर अपना चलते हैं वहां मिलने के लिए। तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के गांधी जी के पास पहुंचते हैं। बलराज जी परिचय कराते हैं कि मेरे भाई हैं। अब ठीक है, बात हो मतलब जैसे मुलाकात होती है गांधी जी मुस्कुरा देते हैं। अब गांधी जी के साथ उस समय डॉक्टर सुशीला नैयर और उनके सचिव महादेव देसाई भी थे। अब जो हमारे लेखक है वो गांधी जी से बात करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे बात करें, कि भाई होता है ना कुछ टॉपिक हो, कुछ बात हो तो हम बात करें। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे बात करें, क्या बात करें, थोड़ा कंफ्यूज थे वो। फिर अचानक उनसे रावलपिंडी का जिक्र किया। ठीक है, उन्होंने जाकर गांधी जी रुक गए और उन्होंने लेखक से मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। रावलपिंडी में भाई मुलाकात हुई होगी, कभी कुछ हुआ होगा, तो मिस्टर जॉन वहां थे, उनसे बारे में पूछा। लेखक ने जॉन साहब का नाम सुना हुआ था, वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। मिस्टर जॉन का नाम सुनते ही महादेव देसाई, जो लेखक व गांधी जी से थोड़ा पीछे चल रहे थे, उनसे आकर मिल गए और उस दौरे का संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। अब क्या हुआ, जब मिस्टर जॉन जो है वो एक बैरिस्टर थे रावलपिंडी के, जब ये नाम सुना तो जो उनके सचिव पीछे चल रहे थे वो साथ में आ गए। और वो पूरा वाक्य सुनाने लगे, मिस्टर जॉन से मिलने सबका पूरा, इस तरीके से उन लोगों के बीच बात होने लगी। वार्तालाप करते हुए गांधी जी कभी कभी बीच में हंसते हुए कुछ कहते हुए धीमी आवाज में बोलते थे। उन्हें देखकर लेखक को ऐसा लगता था कि वे अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हों। वे सभी बातें करते हुए आश्रम के अंदर चले गए। इस तरह गांधी जी की बातों ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। तो इस तरह वार्तालाप आगे बढ़ी, बीच बीच में मुस्कुराना, बात करना। और गांधी जी बहुत धीमे सुर में बात करते थे, जैसे लगता था वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं। तो गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने इन बातों के दौरान थोड़ा बहुत जाना हमारे लेखक ने। लेखक का सेवाग्राम में रहना तथा वहां आने वाले अन्य देशभक्तों से परिचित होना। अब लेखक गए थे सेवाग्राम में रहने के लिए, जब वहां उस दौरान रहे तो वहां बहुत सारे देशभक्तों से उनकी मुलाकात हुई। उसके बारे में भी उन्होंने पाठ में जो है वर्णन किया है। तो क्या है वो वर्णन? लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह रहे, यानी कि 3 वीक्स रहे। आश्रम में रहते हुए उसने गांधी जी की भावनाओं को जाना। वह प्रतिदिन प्रातः तथा शाम के समय प्रार्थना सभा में जाता था। मतलब जब रहे तो गांधी जी के बारे में जाने, तो डेली सुबह और शाम प्रार्थना सभा होती थी, तो लेखक वहां जाया करते थे। वहीं पर उसने कस्तूरबा गांधी को देखा था। कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की वाइफ, जो उसे बिल्कुल अपनी मां जैसी लगी। लेखक बताता है कि उन दोनों एक जापानी भिक्षु गांग बजाता हुआ अपने चीवर वस्त्रों से में गांधी जी के आश्रम की परिक्रमा करता था। तो कौन था? एक जापानी भिक्षु, जापानी मॉन्क जिनको बोलते हैं, वो जो है वो चोंग बजाता था, गोंग बजाता था। और उसके जो वस्त्र थे वो चींग, यानी कि जो साधुओं भिक्षुओं के होते हैं ना, उस तरीके के वो वस्त्र के उनकी परिक्रमा किया करता था। उसकी परिक्रमा प्रार्थना के समय समाप्त हो जाती थी, यानी कि जब प्रार्थना होती थी तो उस समय उसकी परिक्रमा समाप्त हो जाती थी और वो प्रार्थना में, तब वह बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करके एक ओर बैठ जाता था। आश्रम में देशभक्त लोग आते रहते थे। लेखक जब तक वहां रहा तब तक वहां आने वाले लोगों में पृथ्वी सिंह आजाद, जो चलती रेलगाड़ी से हथकड़ी सहित छलांग लगाकर भागने व फिर गुमनाम रहकर अध्यापन कार्य करने का किस्सा सुनाते रहते थे। तो किस तरीके से उनके हाथों में हथकड़ी बनी थी और हथकड़ी सहित वो चलती ट्रेन से कूद गए थे और उसके बाद वो गुमनाम रहकर अध्यापन कार्य करते रहे, वो सारे किस्से जो है पृथ्वी सिंह सुनाया करते थे। इसके अतिरिक्त मीराबेन खान, अब्दुल्ला गफ्फार खान आए हुए थे। इसके अतिरिक्त राजेंद्र बाबू भी कुछ दिन के लिए आए हुए थे। इन सब व्यक्तियों से लेखक को भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े बड़े लोगों से मिलने, जब वो सेवाग्राम में रहे तो बहुत बड़े बड़े लोगों से उनके मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ लेखक को। आश्रम के बाहर घटित हुई घटना। अब एक घटना घटित हुई जिसमें उन्होंने गांधी जी को और करीब से जाना। वो घटना क्या थी?
एक दिन दोपहर के समय लेखक आश्रम के बाहर टहल रहा था। उसी समय सड़क के किनारे एक 15 वर्ष की आयु का लड़का हाथ पैर पटकते हुए गांधी जी को पुकार रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। मतलब 15-16 वर्ष का व्यक्ति था, लड़का था, और हाथ पैर पटक रहा था, बस ये बोल रहा था मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। बापू जरूरी मीटिंग में थे, लेकिन बालक की पुकार पर वह मीटिंग से उठकर चले आए। उस लड़के की आवाज सुन के वो मीटिंग छोड़कर चले आए। उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेर कर बोले, तू पागल है, ज्यादा ईख पी गया है। अब उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पेट पे हाथ फेरा गांधी जी ने, उन्होंने कहा तुमने ज्यादा ईख पी लिया। ईख पी लिया मतलब गन्ने का रस बहुत ज्यादा पी लिया है। उन्होंने उसे उल्टी करने को कहा, जिससे बालक का पेट थोड़ी देर में हल्का हो गया। गांधी जी हंसते हुए बोले, तू तो पागल है, कहकर वहां से चल दिए। उनके मुख पर थोड़ा भी शोभ या दुख नहीं था। उन्होंने उससे बोला कि तुम उल्टी कर दो तो पेट में जो इतना सारा रस है वो सब बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा। उसने उल्टी की, उसको रिलैक्स हो गया, और उसे तू तो पागल है कहकर वो वहां से चले गए। मतलब उनके चेहरे पे एकदम एकांत चित्त सन्नाटा था। किसी भी तरह का दुख या तकलीफ नहीं थी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए हैं, इतनी तेज धूप में बाहर आए हैं, कुछ नहीं। उन्होंने बस एकदम रिलैक्स माइंडेड जैसे व्यक्ति होता है ना, उस तरीके के थे वो। बापू की सरलता ने लेखक को आकर्षित किया। जब भी गांधी जी प्रातः काल घूमने जाते तो सड़क के किनारे रहने वाले टीबी के एक मरीज से गुजराती भाषा में उसका हालचाल अवश्य पूछते। यानी कि वहाँ पे एक टीबी का मरीज रहता था, उससे उसके हालचाल पूछते हुए वो सुबह वॉक कर ले जाते थे। लेखक को गांधी जी का यह व्यवहार एक चिकित्सक की भांति लगता, जैसे उनकी देखरेख में उस व्यक्ति का इलाज चल रहा हो। यह घटना लेखक के लिए अविस्मरणीय बन गई। तो मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो हम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाएं, ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं था। अपना आराम से वो लोगों के बारे में जानते पूछते हुए चलते थे। तो ये जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था, लेखक को बहुत ही अट्रैक्ट किया उन्होंने। नेहरू जी की कश्मीर। अब यहाँ तो गांधी जी के बारे में उनसे मिले, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने। अब हमारा दूसरा जो पर्सन जो है वो है नेहरू जी के बारे में, वो किस तरह मिले और उनके बारे में क्या जाना। 1938 के आसपास नेहरू जी कश्मीर की यात्रा पर आए थे। शेख अब्दुल्ला ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल में अमीरा कदल का तक नाव में उनकी शोभा यात्रा दिखाई गई। तो किस तरीके से पूरे कश्मीर में उनकी नाव से शोभा यात्रा निकाली गई थी। नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। तो बलराज सहानी के फुफेरे भाई के बंगला जो कश्मीर में था, वहां पर नेहरू जी को ठहराया गया था। लेखक भी अपने भाई के साथ नेहरू जी की आवभगत यानी स्वागत सत्कार में शामिल हो गए कि भाई नेहरू जी आए हैं, तो वो भी शामिल हो गए कि चलो मैं करता हूं। इस प्रकार लेखक को नेहरू जी के इतने पास से देखने का मौका मिला। एक दिन खाने की मेज पर शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू एवं उनके पति आदि बैठे थे। खाने की मेज पर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। जब एक बार धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच बहस छिड़ गई। वातावरण में शांति होने पर उन्होंने यानी नेहरू जी फ्रांस के लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखी एक बाजीगर की कहानी सुनाई, जिसे सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनने लगे। तो वहां पर बहुत सारे, खाली नेहरू जी नहीं, काफी बड़े बड़े लोग, खान अब्दुल्ला गफ्फार, रामेश्वरी दीदी भी नेहरू जी आई हुई थी। तो ऐसी रात में खाने पर चर्चा चलती रहती थी। तो एक दिन धर्म की चर्चा पे नेहरू जी और रामेश्वरी नेहरू जी पे बहस छिड़ गई और कुछ ज्यादा ही बहस हो गई। तो फिर इस बहस को शांत करने के लिए नेहरू जी ने जो है फ्रांस के एक लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखी एक बाजीगर की कहानी सुनाई, जिससे वहां का माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया था, जो इतना गर्मा गर्म बहस का हो गया था। क्या था? नेहरू जी का अनातोले द्वारा लिखी गई कहानी सुनाना। अब वो क्या कहानी सुनाते हैं? अनातोला की कहानी क्या थी? नेहरू जी कहानी सुनाते हैं कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर यानी नट रहता था। उसने अपना पूरा जीवन नट के व्यवसाय पर ही गुजार दिया। नट यानी कि जो थोड़ा कलाबाजी वगैरह करते ना, सड़क पे आपने देखा है बहुत, तो उनको नट बोला जाता था।
और अब वह बूढ़ा हो चला था, यानी कि वो नट पूरा जिंदगी उसने सड़क पर बाजीगरी दिखाई और अब वो बूढ़ा हो गया था। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस निवासी सज धज कर हाथों में फूल और उपहार लेकर माता मरियम को श्रद्धांजलि देने गिरजाघर जा रहे थे। नट के पास ना तो कपड़े थे ना ही उपहार। उसने सोचा, इस अवस्था में मुझे कौन गिरजा में जाने देगा। इसलिए उसने तय किया कि वह माता के सामने ठहर कर अपने नट की कला का प्रदर्शन दिखाकर प्रार्थना करेगा। अब क्या, वो गरीब था, उसके पास कुछ था नहीं, तो क्रिसमस में सभी लोग जो मदर मैरी के पास जो है प्रार्थना के लिए जाते थे। तो अब उसके पास कुछ नहीं, तो वो कैसे जाए प्रार्थना करने, उसे कोई जाने नहीं देगा। तो उसने कहा, मैं तो नट हूं, तो चलो मैं ये नट का प्रदर्शन करूंगा मदर मैरी के सामने और उनसे प्रे भी करूंगा। जब सब श्रद्धालु चले गए तब वह चुपके से अंदर गया और पूरे उत्साह के साथ अपने करतब दिखाने लगा। मतलब सन्नाटा, अकेले में मदर मैरी को वो सारे करतब दिखा रहा था। अंधेरे में सिर के बल खड़े होकर वह करतब दिखा रहा था। उसके हांफने की आवाज को सुनकर पादरी अंदर आया और उसने बाहर निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी समय उसने देखा माता मरियम की मूर्ति मंच से उतर आई है तथा नट के पास पहुंचकर अपने आंचल से उसका पसीना पोंछने लगी और उसका सिर सहलाने लगी। यह कहानी सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी। तो अब वो नट बूढ़ा था, भाई करतब करेगा तो थकेगा। अब वो सिर के बल खड़े होकर करतब दिखा रहा था, तो उसकी सांसें जो है बहुत तेजी से चल रही। तो सांसों की आवाज सुन के जो पादरी थे, यानी फादर थे जो चर्च के, वो आए। उन्होंने सोचा कि मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, लेकिन जब वो आ रहे थे तो देखा कि वो जो मदर मैरी की जो स्टैचू थी वो चल के आई, उस नट का पसीना पोंछा, उसके मतलब उसकी केयर करने लगी। जैसे बोलते ना, मदर मैरी बहुत ज़्यादा जो है लविंग और केयरिंग थी, तो वो सच में वो मूर्ति जो है जिंदा होके उस नट की केयर करने लगी थी। तो ये सब लोग कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे जब नेहरू जी सुना रहे थे। लेखक बताता है कि नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पे था तथा वह और उसका फुफेरा भाई उनके बगल के कमरे में रुके हुए थे। अब नेहरू जी जो थे ना, वो कहाँ, उनके फुफेरे भाई के बंगले पर थे। अब जिस कमरे में रुके थे उसी के बगल वाले कमरे में क्या कहते हैं, हमारे लेखक और उनके फुफेरे भाई थे। नेहरू जी ने उनसे रात में कई चिट्ठियां लिखवाई। किससे? फुफेरे भाई से। अगले दिन सुबह उसने नेहरू जी को फर्श पर बैठकर सूत काटते हुए देखा और चुपचाप वहां से चले गए। लेखक उनसे मिलना चाहता था और वह मौके की तलाश में रहता था, इसीलिए अखबार लेकर देर तक पढ़ता रहता। नेहरू जी उसके पास खड़े थे, किंतु उसने मन बना लिया कि जब तक नेहरू जी नहीं मांगेंगे तब तक वह उन्हें अखबार नहीं देगा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? यह सुनकर लेखक ने लज्जित सा अनुभव किया और अखबार नेहरू जी के हाथों में दे दिया। अब नेहरू जी उनके बहुत करीब थे, ठीक है, बगल के कमरे में ठहरे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। तो लेखक बहुत एक्साइटेड थे, भाई किसी तरीके से हमारी बातचीत तो हो, नेहरू जी और मेरी बातचीत हो। तो अब उसके लिए उन्होंने मौका क्या है, डेली अखबार आता था, अखबार नीचे हॉल के एक मेज में रखा रहता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई नेहरू जी पढ़ने के लिए तो आएंगे, अब उनके पढ़ने से पहले मैं अखबार उठा लेता हूँ और मैं अखबार तब तक पढ़ता रहूंगा, पकड़े रहूंगा जब तक नेहरू जी मुझसे खुद नहीं मांगते। भाई वो उठाते हैं, पढ़ते रहते। अब नेहरू जी वेट कर रहे हैं कि भाई ये देख ले, तो मैं देखूं, काफी देर हो गई नहीं हुए। तो नेहरू जी ने बोला, अगर आपने देख लिया हो तो मुझे दे दीजिए। तो जब नेहरू जी, इतने बड़े आदमी ने जब उनसे बोला, तो उन्हें थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा लज्जित सा महसूस हुआ, शर्मिंदा से हुए कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति को वेट कराया। तो ये पहली बार नेहरू जी से उन्होंने बात करी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे व्यक्तित्व, यानी कि यासिर अराफात। किस तरीके से हमारे लेखक उनके यहाँ गए और किस तरीके से उन्होंने मेहमान नवाजी करी अराफात जी ने, ये सारी चीजें। एक बार लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए संघ के कार्यकारी महामंत्री के रूप में ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में गया। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है, अफ्रो एशियाई लेखक संघ की तरफ से सम्मेलन था, हमारा महामंत्री के रूप में उन्होंने ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में गए थे। उसके साथ गए प्रतिनिधि मंडल में कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बाबूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह इत्यादि शामिल थे। इतने सारे लोग उनके साथ वहां पर गए थे ट्यूनिस। उन दिनों ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय था। ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन की अस्थायी सरकार काम कर रही थी। तो उसी समय ट्यूनिस में
फिलिस्तीन में अस्थायी सरकार यसासेर के नेतृत्व में बनी हुई थी। अफ्रो एशियाई लेखक संघ में फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का अत्यधिक योगदान था। इस सम्मेलन के दौरान लेखक को उनकी पत्नी सहित अस्थायी सरकार के प्रमुख यसासेर अराफात ने दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। अब यसासेर अराफात ने इनके पूरे संघ को क्या किया, जो है लंच पे इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आइए खाने पर। लेखक जब फिलिस्तीन की अस्थायी सरकार के कार्यालय पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए स्वयं यसासेर अराफात बाहर आए। मतलब इतना बड़ा जिसकी सरकार चल रही है, तो वो खुद ही आए स्वागत करने के लिए। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो खुद बाहर आए हम लोगों का स्वागत करने के लिए। अंदर प्रवेश करने पर लेखक ने पाया कि वहां खाने की मेज पहले से ही सजी हुई थी। अंदर गए तो देखा डाइनिंग टेबल पूरी डेकोरेटेड थी, खाना सर्व हो चुका था। लेखक और अराफात के बीच हुई बातचीत में भारत द्वारा फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति सहानुभूति और समर्थन मुख्य रूप से शामिल था। लेखक और अराफात जी के बीच जो बात हो रही थी, तो भारतीयों ने किस तरीके से सहयोग किया था और सहानुभूति थी फिलिस्तीन के लिए, ये सारी चीजें उन लोगों के बातों की टॉपिक था। इस टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे थे। गांधी जी का जिक्र होने पर अराफात ने गांधी जी को अपना नेता बताया। वही समय गांधी जी थे, बहुत प्रभावित नेता थे, तो अराफात जी ने बताया कि वो भाई हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। इस बातचीत के साथ बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी और एक मेहमान की जो मेहमान नवाजी होती है वो भी साथ साथ चल रहा था। अराफात लेखक तथा अन्य अतिथियों को फल छील कर खिला रहे थे। मतलब अराफात खुद अपने हाथ से फलों को छील के सभी अतिथियों को दे रहे थे। वे शहद की चाय भी बना रहे थे। साथ ही उनकी इंजीनियरिंग की शिक्षा, हवाई यात्राओं व शहद की उपयोगिता पर भी वे सहजता से बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें, टॉपिक जो बातें हो रही थी उनके बीच सभी कुछ था। लेखक अराफात के आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसे तब और अधिक आश्चर्य और प्रसन्नता हुई जब वह गुसलखाने से निकला तो सामने यसासेर अराफात स्वयं तौलिया हाथ में लिए हुए खड़े थे। इस प्रकार लेखक अराफात के व्यक्तित्व और आतिथ्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। तो मतलब एक इतना बड़ा राजनेता खुद अपने हाथों से फल छील के खिला रहा है अपने मेहमानों को, इनके लिए चाय बना रहा है। इवन जब आप हाथ धोने के लिए गए तो टॉवेल लेकर वो वॉशरूम के बाहर खड़ा है कि आप इनसे हाथ पोंछ लीजिए। तो इतना सारा, इतने बड़े इंसान के बारे में इतना जानने के बाद लेखक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो बहुत ही ज़्यादा यसासेर अराफात से प्रभावित हुए। इस तरीके से हमारे जो लेखक हैं भीष्म सहानी जी, गांधी, नेहरू और यसासेर अराफात के बारे में इस पार्ट में उन्होंने हमको थोड़ा थोड़ा सा बताया, जो हमने आपको यहाँ पर समझाया। अब आते हैं इसी पार्ट के कुछ प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, सेवाग्राम में लेखक को क्या अनुभव मिले? यानी कि सेवाग्राम में जब लेखक रहे तो उन्होंने क्या क्या अनुभव महसूस किए, क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई, वो बतानी है। लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह तक रहा। वह प्रायः प्रतिदिन सुबह गांधी जी की टोली के साथ घूमने जाता और शाम को प्रार्थना समय में भी पहुंचता था। तो सुबह वॉक करना, शाम को प्रार्थना सभा में जाना। जहां सभी आश्रमवासी होते थे वहीं उसे कस्तूरबा गांधी को भी देखा, जो उसे बिल्कुल अपनी मां जैसी लगती थी। लेखक को वहां जाने माने देशभक्तों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू शामिल थे। तो ये बड़े बड़े जो देशभक्त थे उनसे सेवाग्राम में भीष्म सहानी जी की मुलाकात हुई। इनमें से लेखक ने पृथ्वी सिंह आजाद का अनुभव सुना कि किस प्रकार हथकड़ियों सहित चलती ट्रेन से कूदकर अंग्रेजों की कैद से वे सुरक्षित भाग निकले और अंग्रेजों से बचने के लिए गुमनाम रहकर कई वर्षों तक अध्यापन कार्य भी करते रहे। वह देशभक्त थे, तो देश के जब कार्य करते थे तो अंग्रेज उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। तो एक बार पृथ्वी सिंह को पकड़ लिया तो वो हथकड़ियों सहित ट्रेन से कूद गए थे, अपने आप को बचाया और फिर मतलब छिप के जो है उन्होंने अध्यापन कार्य किया ताकि अंग्रेज उन्हें फिर से न पकड़ने पाए। प्रश्न संख्या 2 है, खोखे के अंदर चिल्ला रहे लड़के के साथ गांधी जी के व्यवहार से आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? खोखे यानी कि जो छोटे छोटे टी स्टॉल टाइप के होते हैं उनको खोखा बोला जाता है। तो आश्रम के बाहर वो खोखा था, वहां पे 15 साल का बच्चा वो ज्यादा गन्ने का रस पी गया था ना,
तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो ये जो वक्त है हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो इससे हमारे युवा वर्ग को क्या सीख मिलती है या लेनी चाहिए, ये आपको बताना है। सेवाग्राम आश्रम के पास एक खोखे के अंदर 15 वर्ष की आयु का लड़का पेट दर्द के कारण चिल्ला रहा था और बार बार गांधी जी को पुकार रहा था कि गांधी जी को बुलाओ, गांधी जी को बुलाओ। उसकी आवाज सुनकर गांधी जी अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर वहां आए और एक कुशल वैद्य की तरह उसका उपचार किया। उन्होंने लड़के से उल्टी करने को कहा कि मतलब तुम उल्टी कर दो तो पेट खाली हो जाएगा, जिससे थोड़ी देर में उसका पेट हल्का हो गया तथा उसे आराम मिल गया। गांधी जी के इस कार्य तथा उनके व्यवहार से आज युवाओं को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी गांधी जी के भांति सहनशीलता, विनम्रता, प्रेम भाव आदि गुणों को अपनाकर दीन दुखियों की सहायता व सेवा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मतलब गरीबों से, जैसे होता है ना, गरीब अरे क्षण दो, इसको तो तकलीफ होती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रेरणा लीजिए, कहीं भी जिसको भी तकलीफ है, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमको वो मदद करनी चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं और हम ही को ये शक्ति प्राप्त है। कोई दूसरा आप किसी जानवर को ये नहीं है कि वो परोपकार करे, सिर्फ मनुष्य ही परोपकार कर सकता है। इसलिए हमें करना चाहिए अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी सीख हमें इससे मिलती है। जिस प्रकार गांधी जी ने धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक सच्चे मनुष्य के रूप में उस लड़के का उपचार करके सहायता की, ठीक उसी प्रकार सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए दुखी व संकटग्रस्त मनुष्य की सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। तो उन्होंने न जाति देखा, न धर्म देखा, न वर्ण देखा, बस उन्हें ये देखा कि वो व्यक्ति तकलीफ में है, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। तो यही चीज हम सब के अंदर भी होना चाहिए कि हमें अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म ये सब कुछ भूल के, अगर हमारे सामने कोई तकलीफ में व्यक्ति है और हम अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। ये हमको प्रेरणा मिलती है। प्रश्न संख्या 3 है, ट्यूनीशिया में क्या होने जा रहा था, लेखक वहां किस कारण से गया था। अब ट्यूनीशिया में क्या होने वाला था, किस कारण से लेखक वहां पर गए थे, तो वहां पे अफ्रो एशियाई जो है वो सम्मेलन होने जा रहा था। तो वही है, क्या है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि शामिल थे। तो ये सभी लोग अफ्रो एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखक के साथ थे। लेखक अफ्रो एशियाई संघ में कार्यकारी महामंत्री था, यानी कि उस समय वो महामंत्री के पद पर नियुक्त थे उस समिति के। अतः महामंत्री होने के कारण वह लेखक संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ सम्मेलन में कुछ दिन पहले ट्यूनीशिया पहुंच गया। तो वो अपनी वाइफ के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि महामंत्री थे तो फैमिली के साथ जा सकते थे, तो वो कुछ दिन पहले ही ट्यूनीशिया पहुंच गए थे जब से सम्मेलन शुरू होने वाला था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय भी हुआ करता था। तो वहां पर लोटस जो पत्रिका थी उसका कार्यालय था, तो वहां पे भी वो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर 3 व्यक्तित्व तो हमारे सामने रखे गए, तो हमें लेखक इस पाठ के माध्यम से समझाना क्या चाह रहे हैं ये हमें बताना है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ भीष्म कहानी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। देखिए, एक तो उनका आत्मकथा है और संस्मरण के रूप में, यानी कि उनकी यादों से निकाल के उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। इसमें लेखक ने अपनी किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अनुभवों को स्मरण के आधार पर अभिव्यक्त किया है। सेवाग्राम में गांधी जी, कश्मीर में नेहरू जी, फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ उनके साथ व्यतीत किए हुए कुछ क्षणों का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया है। तो इन सब से वो कहां पे मिले, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करी है। लेखक ने पाठ के बीच बीच में अपने रोचक अनुभवों को भी जोड़ा है, जिससे यह संस्मरण अत्यंत रोचक और पठनीय बन गया है। तो ये संस्मरण जब हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ अपने अनुभवों भी यहाँ पे बताए, जहां इतने बड़े व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे, वहीं अपने अनुभवों को भी बीच बीच में उन्होंने बताया है। इस पाठ में रचनाकार के व्यक्तित्व
तथा 3 महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। तो यहां पर इस पाठ का उद्देश्य क्या था? 3 महान हस्तियों के बारे में बताना, साथ ही लेखक का व्यक्तित्व भी हमें समझ में आया, और साथ ही क्या, राजनीतिक मुद्दों के बारे में भी हमें बहुत हद तक जानकारी प्राप्त हुई। देश प्रेम के बारे में हमें सेवाग्राम में जहां प्राप्त हुआ, वहीं पर राजनीतिक संबंधों के बारे में यशस्वी अफराद के व्यक्तित्व से पता चला। तो ये सब चीजें काफी हद तक, जो चीजें हम नहीं जानते वो इस पाठ के माध्यम से समझ पाए। तो यहाँ पर ये फटाफट हमारा जो क्विक रिवीजन था खत्म हो गया। तो ये क्विक रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स में आ रहा है। तो अब ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ मिलेगा। अब जैसे हम और भी आगे चैप्टर्स लेकर आएंगे तो मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश, ये सीबीएसई इंग्लिश मीडियम दिया है, आपको ये क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी क्लासेस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं 1 शॉट रिवीजन दिया है, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th, यहाँ वॉच नाउ दिया है, आप इस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो आपके सामने क्लास 12th की 1 शॉट रिवीजन की पूरी लिस्ट आ जाती है। पूरी लिस्ट इस तरीके से देखिए, सभी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब आपको जैसे हिंदी में देखना है तो हिंदी आप यहाँ पर सर्च करोगे, हिंदी फुल चैप्टर 1 शॉट रिवीजन। अब आपको करना है, जैसे इसे क्लिक करेंगे आपके सामने बुक वाइज फिर चैप्टर वाइज पूरी अरेंज प्लेलिस्ट आएगी। तो जो भी आपके टेस्ट या एग्जाम में आ रहा है आप उसे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपना फटाफट रिवीजन कंप्लीट कीजिए, अच्छे से टेस्ट और एग्जाम दीजिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपके जो भी टेस्ट या एग्जाम हो बहुत ही अच्छे से जाएं। जिस तरीके से हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसी तरीके से हमारा एक चैनल और है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो इसे जो आपके जानने वालों में जो हिंदी मीडियम में है उन्हें बताइए, ताकि वो अपने समस्याओं का हल इस चैनल पर पा सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, इसके नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको कंटेंट टोटली अरेंज मिल रहा है, इसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आप एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आपको इधर उधर खोजना पड़े। तो बहुत ही इजीली मिल जाता है, इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।